गुड आफ्टरनून बच्चों, आवाज़ साफ। गुड आफ्टरनून बच्चे, मेरी आवाज़ साफ आ रही है आपको? ठीक है। नोट्स मिल गए थे आपको इस चैप्टर के? पीडीएफ में से कौन सा क्वेश्चन? मुझे फिर एक बार के लिए जस्ट अ मिनट। सिक्स्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। यही वाला क्वेश्चन? ओके। पहला ऑप्शन है एयर इज इंस्पायर्ड, सेकंड इंक्रीज इन थोरेसिक कैविटी, इंक्रीज इन पल्मोनरी कैविटी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल एंड फ्रेनिक मसल्स। देखो बच्चे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें पता है पहले स्टेप फर्स्ट पॉइंट में ये बोला एयर इज इंस्पायर्ड, यानी कि इंस्पिरेशन के स्टेप्स हमें बताने हैं। तो जब भी इंस्पिरेशन होता है तो क्या होता है कि ब्रेन जो होता है वो आपके डायफ्राम को और आपके फ्रेनिक मसल्स को मतलब कि सिग्नल भेजता है, ठीक है ना। डायफ्राम के अंदर फ्रेनिक मसल्स होती है या आप कह सकते हो रेडियल मसल्स होती है, इनको सिग्नल जाता है, और आपके यहाँ पे रिब्स के अंदर जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है इनको सिग्नल जाता है। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि सिग्नल मिलते ही आपके इंटरकोस्टल मसल्स में और फ्रेनिक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ताकि जो ओवरऑल यू कैन से वॉल्यूम है पल्मोनरी कैविटी का वो इंक्रीज हो उसके। सो पहला स्टेप क्या रहेगा आपका? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल एंड फ्रेनिक मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स का और फ्रेनिक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप रहेगा इंक्रीज इन पल्मोनरी कैविटी। एक है पल्मोनरी कैविटी और उसके बाद में नेक्स्ट है, इसे ऊपर लिखा हुआ है इंक्रीज इन थोरेसिक कैविटी। देखो बच्चे, पहले है ना थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज होती है। थोरेसिक कैविटी कौन सी है? जहां पे आपके रिब्स इंक्लूड हैं। आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो थोरेसिक कैविटी में और पल्मोनरी कैविटी में। तो पहले क्या होता है, खुद से थोड़ा सा इमेजिन कीजिए इस चीज को कि जब सिग्नल जाएगा डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ऊपर के पार्ट में पहले रिब्स वाले पोर्शन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसके कारण ये जो आपका थोरेसिक कैविटी है ये एक्सपेंड हो रही है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया आपका? इंक्रीज इन थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी के बाद नीचे जो है लंग्स वाली कैविटी, क्योंकि थोरैक्स के अंदर क्या है, मैंने कल बताया था कि थोरैक्स के अंदर थोरेसिक कैविटी के अंदर आपके जो लंग्स हैं वो सिचुएटेड हैं। तो थोरेसिक कैविटी का जब वॉल्यूम बढ़ा उसके बाद में लंग्स की जो कैविटी है उसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है ना। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। मैंने सिखा था कि वॉल्यूम जो होता है प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर डिक्रीज हो गया। जैसे ही अंदर का प्रेशर डिक्रीज हुआ एयर ने अंदर आना शुरू कर दिया। सो एयर इज इंस्पायर्ड। तो सबसे पहले क्या हुआ? इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद में बाहर वाली कैविटी थोरेसिक कैविटी में इंक्रीज हुआ, उसके बाद अंदर कौन सी है? पल्मोनरी कैविटी का इंक्रीज हुआ, और उसके बाद में एयर अंदर चली गई। इस टाइप से रेस्पिरेशन हो रहा है। इज इट क्लियर? Yes, 18th ओके, विच लीड्स टू एसिडोसिस। देखो बच्चे, वैसे तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज आप सुन लीजिए इसको। एसिडोसिस का मतलब होता है कि आपके ब्लड के अंदर ना एसिडिटी बढ़ रही है, और एसिडिटी कब बढ़ती है? जब CO2 लेवल बढ़ता है, ठीक है ना। सो CO2 एसिडोसिस का मतलब होता है आपके ब्लड के अंदर CO2 लेवल इंक्रीज हो रहे हैं। CO2 लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज। और बच्चों CO2 लेवल के बढ़ने को, ब्लड में CO2 लेवल के बढ़ने को बोलते हैं हाइपरकैपनिया।
हाइपर कैपनिया। क्या दिया हुआ है 18 का आंसर की में? 18 का ए, मैंने क्या बताया है? सही है, हाइपर कैपनिया यही आएगा बच्चों, ठीक है। और बताओ। ओके, आज बच्चों हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। हमें 3 तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ध्यान रखनी है। नंबर 1 एस्थमा। अपनी आम भाषा में बच्चों इसे दमा भी बोल देते हैं, सांस की बीमारी भी बोल देते हैं। एस्थमा के केस में क्या होता है, देखो ना, एस्थमा जो है ना, ये एक तरह की एलर्जिक डिसऑर्डर है। और बच्चों इसके अंदर जो ब्रोंकाई है, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने आपको डायग्राम में सिखाया था कि ट्रैकिया डिवाइड होती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड होती है ब्रोंकियोल्स में। तो बच्चों उनके अंदर, उन अंदर वाली डक्ट्स के अंदर ना इन्फ्लामेशन आ जाती है। इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई और यू कैन से ब्रोंकियोल्स। जब बच्चों इसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगी तो ठीक है ना, जैसे कि सूजन, वैसे सूजन वर्ड इन्फ्लामेशन का जस्ट सिंगल मीनिंग सूजन नहीं होता है, इन्फ्लामेशन में और भी कई सिम्टम इंक्लूड होते हैं, लेकिन अभी के लिए जस्ट मैं इसको इतना ही मान रहा हूं कि सूजन आ जाएगी। तो जब सूजन आ जाएगी ना, तो अंदर का जो एरिया होता है बच्चों ब्रोंकाई वगैरह को कम हो जाता है और अच्छे से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती। क्योंकि अच्छे से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। और किसी को भी आप देखोगे ना, अगर कोई अस्थमा का पेशेंट देखोगे बच्चों, तो ऐसे सांस ले रहा होगा, मतलब है ना, उसको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत दम लगाना पड़ता है ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए, ठीक है ना। तब कह सकते हैं कि इसको सांस लेने में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। दिस इज एस्थमा। एस्थमा के बाद बच्चों एक डिजीज है आपकी एम्फाइसीमा। बच्चों एम्फाइसीमा ये जो डिजीज है, ये उन लोगों को ज्यादा होती है जो स्मोकिंग करते हैं। और स्मोकिंग में भी बच्चों ज्यादा डेंजरस माना गया है सिगरेट स्मोकिंग को, ठीक है ना। तो सिगरेट स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनके केस में क्या होता है, जो यू कैन से एल्वियोलाई होते हैं, ब्रोंकियोल से आगे जो अंदर का पोर्शन है, टर्मिनल पोर्शन जो होता है, दैट इज एल्वियोलाई। स्मोकिंग के कारण बच्चों इन एल्वियोलाई में डैमेज हो जाता है, अंदर का जो सरफेस है वो डैमेज हो जाता है, लाइक दिस। अब अंदर से ये जो डैमेज हो गया है, तो ऑक्सीजन जब आएगी तो बच्चों ऑक्सीजन को एक्सचेंज होने के लिए, मान लो ये ब्लड वेसल है, ब्लड में जाने के लिए बहुत ही कम एरिया अवेलेबल है, सिर्फ यहीं से आ सकती है, यहीं से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, बाकी का पार्ट तो डैमेज हो गया है। या फिर मान लो बच्चों यहां से हो सकता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम क्या हुई है, एल्वियोलर डैमेज यहां पे आप कह सकते हो, जिसके कारण कैन से डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलर वॉल। और अगर ऐसा होगा तो बच्चों गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाता है। दोनों बीमारियां समझ में आई, एस्थमा और एम्फाइसीमा। इज इट क्लियर? रिपीट करना, एस्थमा में क्या लिख सकते हैं? इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स। आप यही बोल रहे हो ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स।
नहीं बच्चे, ब्रोंक्यूल्स का नंबर इंक्रीज कैसे हो जाएगा? नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ इन्फ्लामेशन हो रही है। नंबर इंक्रीज थोड़ी ना हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स का। ब्रोंक्यूल का नंबर कैसे बढ़ा दोगे? मान लो ये ब्रोंक्यूल्स हैं, उसके बाद ये एल्वियोलाई हैं, तो ब्रोंक्यूल तो जितने हैं उतने ही रहेंगे, सिर्फ अंदर वाले पोर्शन में ऐसे स्वेलिंग आ गई लाइक दिस, ऐसे हो गया अंदर से, ये ऐसे हो गया। अब एयर के जाने के लिए ना देखो रास्ता कम हो गया, दैट्स इट। नंबर कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा। थर्ड डिजीज है बच्चों फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस के केस में क्या होता है कि मान लो जो भी लोग बहुत ज़्यादा डस्ट वाले क्लाइमेट में काम करते हैं, जैसे कि मान लो बच्चों कोई माइंस में काम कर रहा है, कहीं माइंस में खुदाई वगैरह होती रहती है, तो वो जो डस्ट है वो अंदर कंटिन्यूसली जाती रहती है। इवन मास्क यूज करने के बाद भी थोड़ी बहुत डस्ट अंदर जाती ही रहती है बच्चों। ये जो डस्ट अंदर जा रही है, और कई कई माइंस में तो बच्चों सिलिका जो होती है अंदर जाती रहती है, एस्बेस्टॉस अंदर जाता रहता है, तो इसके कारण अंदर जो आपके एल्वियोलाई हैं उनमें डैमेज होता रहता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो भी माइंस हैं या बच्चों जो स्टोन इंडस्ट्रीज हैं, स्टोन इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, तो कंटिन्यूसली जो डस्ट है वो बॉडी के अंदर जाती रहती है, डस्ट को कंटिन्यूसली वो इनहेल करते रहते हैं, ठीक है ना। और इस डस्ट के अंदर बच्चों सिलिका, एस्बेस्टॉस, ये चीजें भी अंदर जाती रहती है। अब ये क्या करते हैं अंदर जाकर के, जो हमारे एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई को बहुत थिक कर देते हैं। मान लो कि ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई की वॉल को बच्चों बहुत ही थिक कर देंगे, और अगर एल्वियोलाई की वॉल बहुत थिक हो गई है तो बच्चों ये भी अच्छे से गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि थिन अगर वॉल अगर थिन होगी, मैंने आपको गैसेस एक्सचेंज में एक चीज समझाई थी कि गैसेस एक्सचेंज इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है। अगर आपको ध्यान है तो मेम्ब्रेन की अगर थिकनेस ज्यादा हो जाएगी बच्चों, तो भी एक्सचेंज जो है वो एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही हो रही है कि एल्वियोलर डैमेज हो रहा है, ओवरऑल लंग्स का डैमेज हो रहा है, ठीक है ना, ओवरऑल लंग्स में डैमेज हो रहा है। क्योंकि बच्चों ये बीमारी उन लोगों को मिलेगी जो वहां पे काम कर रहे होंगे, ठीक है ना, मतलब कि जो इस ऑक्यूपेशन में इंक्लूड होंगे, जो भी मजदूर लोग हैं, जो भी वहां पे माइंस में खुदाई कर रहे होंगे, उनको ये दिक्कत होगी, क्योंकि ये बीमारी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। इस तरह की बीमारी को हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। सो फाइब्रोसिस इज एन occupational respiratory disorder, in short ORD। बस ये 3 बीमारियां ध्यान रखनी है और कुछ ध्यान नहीं रखना आपको, इसी में आपका क्वेश्चन निकल चुका होगा। इज इट क्लियर?